Good morning, students. Subject Design of Structure. In the last lecture, we had completed introduction, chapter number 1, introduction. So, moving forward, let's start chapter Design of Column. Column, that is compression member, right? हमने last lecture में इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक डिटेल्स जो थी वो सारी हमने कंप्लीट किया। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं कॉलम की, राइट। कॉलम जो कि है कंप्रेशन मेंबर, कॉलम इज़ कंप्रेशन मेंबर, राइट। जो भी हमारे मेन मेंबर्स है स्ट्रक्चर के, कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग, राइट, उनमें से हमने कॉलम स्टार्ट किया है और वो कंप्रेशन मेंबर है। सो फर्स्ट लेट्स कंप्लीट सम थियरीज ऑफ कॉलम। हम कॉलम की कुछ थियरी जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन के उसके एग्जांपल्स जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्लेंडरनेस रेशियो। ना व्हाट इज़ स्लेंडरनेस रेशियो? सो स्लेंडरनेस रेशियो मतलब क्या होता है कि हमने ये आगे स्ट्रक्चर्स में स्लेंडरनेस रेशियो जो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उसमें हमने पढ़ा था, राइट, दैट L डिवाइडेड बाय गामा मिनिमम, राइट। बट RCC के लिए स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो गामा मिनिमम है उसकी बजाय हमने सिर्फ एक डायमेंशन ले लिया है, लेंथ डिवाइडेड बाय B, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। डायमेंशंस जो है लेटरल डायमेंशंस जो है ट्रांसवर्स डायमेंशंस, उसमें से जो भी कम होगा वो हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली, राइट। सो ये चेंजेस हैं स्लेंडरनेस रेशियो में, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे, हमें यही याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू L बाय B, वेयर B इज इक्वल्स टू लिस्ट लेटरल डायमेंशन, राइट। अगर हम कॉलम की बात करें, राइट, तो हमारे पास कॉलम के ये एक लेंथ डायमेंशन होगी। फॉर एग्जांपल विथ, अगर हम कॉलम को बीच में से कट करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ये B और ये डेप्थ D, तो ये लेटरल डायमेंशन हुए, क्रॉस सेक्शन वाले, और ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हुआ, राइट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कॉलम की वर्टिकल है, राइट, एंड एक्स और जेड डायरेक्शन में जो है वो सारे लेटरल डायमेंशन हुए, राइट। सो ये B जो है इसमें से जो भी कम होगा और B और D में से वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। L मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो कॉलम के लिए लेंथ जो है वो लेंथ डिवाइडेड बाय B। तो इस तरह से हमें स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा मिलेगा। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कॉलम शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है या पेडेस्टल है, राइट। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे टेबल में दिया गया है फॉर कंप्रेशन मेंबर्स। इफ़ स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा इज लेस और इक्वल टू 3, राइट, L by B इज लेस और इक्वल टू 3, देन इट इज़ नोन एज पेडेस्टल, राइट। ऐसा कब होगा? जब लेंथ जो है वो B और D जो है उससे कम होगी, राइट। B और D डायमेंशन जो है उसके डबल से लेंथ जो है अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तभी ये रेशियो जो है वो लेस और इक्वल टू 3 आएगा। मोस्टली कॉलम की लेंथ कितनी होती है? 10 फीट जितनी तो होती है, 10 फीट 11 फीट, और B और D डायमेंशन तो इंचेस में होते, इतने ज़्यादा नहीं होते। बट अगर लेंथ बहुत कम है, राइट, कॉलम की, तभी उसको हम पेडेस्टल बोलेंगे, तभी ये लेस और इक्वल टू 3 आएगा, ठीक। कॉलम शॉर्ट कॉलम में क्राइटेरिया है, इफ़ शॉर्ट कॉलम में लैम्बडा स्लेंडरनेस रेशियो इज़ बिटवीन 3 to 12, राइट, 3 to 12 तो शॉर्ट कॉलम आएगा। अगर L by B 12 आ रहा है तब भी वो शॉर्ट कॉलम ही होगा, लेस और इक्वल टू 12। लॉन्ग कॉलम के लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर लैम्बडा 12 to 60 के बीच में आता है, विद इन 12 to 60, देन इट इज़ नोन एज लॉन्ग कॉलम। तो इस तरह से हम लॉन्ग कॉलम को, हमारे यहाँ जो डिज़ाइन होती है वो शॉर्ट कॉलम की होती है, तो हमारा रेशियो ऑलमोस्ट 3 to 12 के बीच में ही आएगा, राइट। लॉन्ग कॉलम और पेडेस्टल की डिज़ाइन नहीं दी गई है सिलेबस में, वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट कॉलम ही हम देखेंगे और यही हमारे सिलेबस में है, राइट। इसमें भी टाइप्स है, एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड
यूनिएक्सियल बेंडिंग, यूनिएक्सियल कॉलम, बाईएक्सियल कॉलम। बाईएक्सियल मतलब क्या होता है, एक्सियली लोडेड मतलब क्या होता है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, कॉलम को हम बीच में से कट करेंगे, ये क्रॉस सेक्शन होगा, तो उसके CG पे लोड एक्ट हो रहा है, लोड P इज एक्टिंग ऑन CG, बराबर। तो ये एक्सियली लोडेड कॉलम है, एक्टिंग ऑन दी सेंट्रोइड, राइट। लोड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज ऑन दी CG, राइट, CG के ऊपर है, सेंटर में है, तो एक्सियली लोडेड कॉलम है, राइट। ये CG है और लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। तो एक डायरेक्शन में हमें इसेंट्रिसिटी मिलेगी, यहाँ पे CG है, ये हमारा सेंटर हुआ, CG है और लोड हमारा यहाँ पे है, तो ये एक डायरेक्शन में हमें x डायरेक्शन में डिस्टेंस मिल रहा है CG से लोड का, लोड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, राइट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड यहाँ पे है और CG की लाइन यहाँ पे है, तो ये बीच में डिस्टेंस मिलेगा, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये x डायरेक्शन में, वैसे ही y डायरेक्शन में भी हो सकती है, फिर पर एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो यूनिएक्सियल बेंडिंग, राइट। इस तरह से दूसरे y डायरेक्शन में किस तरह से हो सकता है, तो लोड अगर यहाँ पे एक्ट हो रहा है P, तो वर्टिकली होगा E y डायरेक्शन में, राइट। ये CG है, CG से लोड P यहाँ पे लग रहा है, तो y डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी मिलेगी, ये भी यूनिएक्सियल बेंडिंग कॉलम है, राइट, यूनिएक्सियल कॉलम है। अब बाईएक्सियल मतलब क्या होता है, ये हमारा CG है, अब लोड यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन दोनों में इसेंट्रिसिटी मिल रही है, राइट। ये CG से डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से, यहाँ पे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन दोनों में इसेंट्रिसिटी मिल रही है, देन इट इज़ नोन एज बाईएक्सियल कॉलम, राइट। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सियली लोडेड कॉलम ही है, ओनली एक्सियली लोडेड कॉलम, राइट। नाउ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन IS 456 2000 ये कोड में इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला दी गई है, ठीक है। V मिनिमम इज इक्वल्स टू L/500 + B/30 एंड मिनिमम ऑफ 20। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे लेंथ और लिस्ट लेटरल डायमेंशन, राइट। B मीन्स लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डालेंगे, अगर वो 18 आ रहा है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 है तो हमें 20 कंसिडर करनी होती है, राइट। सो L इज़ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, राइट। तो ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी है एज़ पर कोड, ये एज़ पर कोड ही मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दी है। हम एग्जांपल करेंगे तब हम IS 456 यूज़ करेंगे, कंपलसरी हमें ये यूज़ करना ही है, ठीक है। तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे है, राइट, कौन से पेज नंबर पे है, कहाँ पे लिखा गया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, राइट। बट इट इज़ नॉर्मल फार्मूला, हमें याद भी रखनी है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी L/500 + B/30, राइट। नाउ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम, राइट। शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम जो है, जो कि हमारे सिलेबस में शॉर्ट कॉलम हमें स्टडी करनी है और फर्स्ट एक्सियली लोडेड कॉलम स्टडी करनी है, तो उसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ होती है वो हम देखेंगे। लोड, तो कॉलम जो है, कॉलम इज़ मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील, यहाँ पे ऐसे स्टील बार होंगे, राइट, एंड कॉन्क्रीट होगा, राइट। सो मेन मटीरियल विच इज़ यूज्ड इन कॉन्क्रीट, दैट इज़ कॉन्क्रीट एंड स्टील। तो कॉलम पे जो लोड आता है, राइट, तो उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास कंक्रीट और स्टील है जो कि लोड रेजिस्ट करते हैं, राइट। तो कॉलम की कैपेसिटी, कॉलम कितना लोड रेजिस्ट कर सकती है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जितना कंक्रीट जो है वो रेजिस्ट कर सकता है प्लस जितना स्टील रेजिस्ट कर सकता है, राइट। अब ये जो स्टील जो है वो कंप्रेशन में है, क्योंकि लोड जो है वो कंप्रेसिव होगा, ठीक है, एंड कॉलम इज़ कंप्रेशन मेंबर। तो जो भी स्टील है वो कंप्रेशन में होगा, तो इससे हम SC लिखेंगे, स्टील इन कंप्रेशन, लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट, दैट मीन्स टोटल लोड कैरिड बाय कॉलम, राइट। तो इस तरह से होगा टोटल लोड कैरिड बाय कॉलम, राइट। अल्टीमेट लोड PU इज इक्वल्स टू PC प्लस PSC, load carried by concrete plus load carried by steel in compression, right.
तो इस तरह से टोटल लोड जितना कंक्रीट रेजिस्ट कर सकता है और जितना स्टील रेजिस्ट कर सकता है, वो टोटल लोड जो है वो होगा लोड कैरीड बाय कंक्रीट, जो कि हमें फाइंड करना होता है। एनालिसिस में हम ये फाइंड करेंगे, हमें एक कॉलम दी गई होगी जिसमें स्टील बार्स भी दिए होंगे, कंक्रीट भी होगा, तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये कॉलम कितना लोड कैरी कर सकती है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम वी नो वेरी वेल दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपन एरिया। अब हमें लोड फाइंड करना है ये कंक्रीट का, राइट। तो ये स्ट्रेस होगा कंक्रीट का, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेस बोलते हैं इन कंक्रीट, राइट, जो हमने इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड इज इक्वल्स टू और स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, पी से इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ सी के इंटू एरिया। एरिया भी किसका, कंक्रीट का, क्योंकि हम कंक्रीट का लोड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कंक्रीट लोड, दैट मीन्स एफ सी के इंटू ए सी। और 0.4 जो है वो फैक्टर है, राइट। 0.4 ये फैक्टर किस तरह से आता है, तो इसमें एक चार्ट दिया गया है, राइट, कि जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कब होता है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ FCK है, ठीक है। ये कब है कंक्रीट की स्ट्रेंथ, अगर M20 है तो M20 जो है वो FCK है। पर ये क्यूब की स्ट्रेंथ है, कंक्रीट क्यूब की। हम क्यूब की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी कॉलम कास्ट कर दी और कॉलम की हमने स्ट्रेंथ फाइंड की। कंप्रेशन मशीन होता है UTM में हम सिर्फ एक कंक्रीट क्यूब की टेस्ट कर सकते हैं, कॉलम की तो थोड़ी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब की टेस्ट होती है जिसकी साइज़ होती है 150 mm बाई 150 mm, और ये जो थर्ड डायमेंशन होती है डेप्थ, वो भी 150 की होती है, 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, ठीक है। तो इसकी हम स्ट्रेंथ जो है वो हम फाइंड करते हैं, जो कि हमारी ये होती है FCK। अगर M20 का कंक्रीट पीरियड है तो ये M20 हमारी इसकी स्ट्रेंथ है। बट जैसे ही हम कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम 150 mm बाई 150 mm की साइज़ नहीं होती है, ठीक है। उसकी तो ये लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ भी ज़्यादा होती है, तो उसमें स्लेंडरनेस इफेक्ट आती है ये लेंथ की वजह से, राइट, जिसकी वजह से हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करते हैं। तो स्लेंडरनेस इफेक्ट आती है, राइट, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट क्यूब की ये M20 नहीं रहती, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये तो एक क्यूब की स्ट्रेंथ है जो कि हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, और लेबोरेटरी में हमने पूरी तरह से इसकी साइज़ मेंटेन की है, इसका प्रोपोर्शन प्रॉपरली मिक्स किया है। तो लैब में हम जिस तरह से ध्यान रखते हैं उतना हम साइट पे नहीं रखते, तो इसकी वजह से 33% स्ट्रेंथ जो है वो साइट पे कम हो जाती है कंक्रीट के। अगर हम M20 का कंक्रीट ग्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ 20 ही रहेगी, वो 33% तो कम हो ही जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमने लैब में जिस प्रिकॉशंस लेके, जो ध्यान देके हम लैब में कंस्ट्रक्ट करते हैं उतना साइट पे नहीं होता। साइट पे तो फटाफट कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से 33% स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। मतलब हम 3300 में से 33 निकालेंगे तो 67% हो जाएगा स्ट्रेंथ, तो 0.67 हुआ, राइट, फैक्टर। बट अब क्या होता है कि जैसे ही हम कॉलम कास्ट करते हैं तो उसमें स्लेंडरनेस इफेक्ट आती है, वो साइज़ जो है वो लेंथ तो पूरी 10 फीट 11 फीट तक जाती है। तो स्लेंडरनेस इफेक्ट की वजह से स्ट्रेंथ हमें और भी कम कंसीडर करनी होती है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ के लिए, जैसा कि हमने देखा था, F इज इक्वल्स टू हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि कंक्रीट के लिए कितना है, 1.5 है, ठीक है, जो हमने आगे पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। अब हम जैसे ये स्ट्रेंथ है, अगर 0.67 FCK हमारी स्ट्रेंथ है, राइट, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, 33% कम हो रही है। पहले FCK थी, राइट, वो हम लैब में थी, जैसे ही हम साइट पे आते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 0.67 FCK हो जाती है। अब 0.67 FCK को हम डिज़ाइन स्ट्रेस के लिए डिवाइड करते हैं 1.5 फैक्टर पर, ठीक है। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जितनी कैपेसिटी स्ट्रेंथ होती है उससे कम कंसिडर करनी होती है। ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि हम क्यों ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। जैसे ही हम 0.67 को 1.5 से डिवाइड करेंगे 0.446 FCK आंसर आएगा, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे 0.4 फैक्टर दिया गया है। और ये जो स्टील है, स्टील में देखिए 0.57 दिया गया है फैक्टर, राइट। तो 0.67 क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें स्टील में जो है वो
लैब में जिस तरह से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम वो साइट पे मैन्युफैक्चर करें। स्टील तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होके आता ही है ना साइट पे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेंथ होती है स्टील की F5, उसको हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये स्टील की, इसलिए F5 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि स्टील के लिए 1.15 है, कंक्रीट के लिए 1.5 था, स्टील के लिए 1.15 है। तो हम 1 डिवाइड बाई 1.15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.67 F1, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ हुई 0.67 F5 स्टील के लिए एंड 0.4 FC के कंक्रीट के लिए। ये है डिज़ाइन स्ट्रेस। सो डिज़ाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया करे, यहाँ कंक्रीट की है तो कंक्रीट का, ये स्टील का है तो स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो 0.67 F5 ASA, तो इससे ये पूरा इक्वेशन जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई गया FC के 2.5 फैक्टर लिया गया है। 2.5 इसलिए लिया गया है क्योंकि हम टोटल 0.67 33% से 0.67 किया, 0.67 का भी फैक्टर लिया और 1.5 फैक्टर लिया, ये दोनों फैक्टर मिला के ये 1 डिवाइड बाई 2.5 होता है, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे इसलिए 0.4 आ जाएगा, 0.446 आएगा, ठीक है। तो ये यही कंसेप्ट है 0.4 और 0.67 का। इस तरह से यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ हमारा जो है मेन इक्वेशन, यही एक ही इक्वेशन है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा शॉर्ट एक्चुअली लोडेड का जो इक्वेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे ये थियरी जो है, ये थियरी के बेसिस पे एग्जाम्पल जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है।